अनुवांशिकी बोल दो या जेनेटिक्स बोल दो, अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, कौन बताएगा? बेटसन ने दिया था। मैंने आपको कल ही बताया था, वापस सुन लो, ठीक है, पढ़ लो आराम से। डांटना झगड़ना मुझे रोज अच्छा लगता नहीं है, बेसिकली आप समझ लो। मैंने कल आपको बताया था, इसको ही अनुवांशिक कहते हैं, इसी को ही अनुवांशिकता कहते हैं, और इसी को एक और नाम देते हैं, वंशागति विभिन्नता। तो आप कल मैंने आपको थ्योरी बताई थी, अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे अनुवांशिकी शब्द का अर्थ क्या है, वंशागति तथा विभिन्नताएं। वंशागति शब्द किसने दिया था? मूड ना खराब करो, स्पेंसर ने। जीन शब्द किसने दिया था? जीन को कारक नाम किसने दिया? अनुवांशिकी के जनक या पिता कौन है? आधुनिक अनुवांशिकी के मेंडल की असफलता का सबसे बड़ा कारण, ये लिखे थे क्या? नहीं लिखे तो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर शुरू करते हैं। मेंडल की असफलता का सबसे बड़ा कारण, ये बढ़िया टॉपिक है यार, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं तुम लोगों को। सारे तो सिलेक्ट अगर मेहनत करोगे सारे हो जाए। मैं दुआ करता हूं भगवान तुम सब लोगों को जॉब लगा दे। नहीं भी हुआ तो फिर भी मिलोगे तो तुम लोग पेपर देख लेना। इस टॉपिक में से इतनी गारंटी दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लोगे तो। मेंडल की असफलता का सबसे बड़ा कारण कौन है? चार्ल्स। ये कल मैं पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। अब चार्ल्स डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जीवों की उत्पत्ति, है ना। तो मेंडल के विरुद्ध यही बंदा था, इसलिए मेंडल हो गया था विफल। मरने के बाद में ह्यूगो डी ब्रिज 1901 के अंदर कुछ वैज्ञानिक आए थे, 3 वैज्ञानिक आए थे, आगे नाम पढ़ेंगे। उन्होंने सिद्ध किया कि मेंडल बंदा सही था, मरने को मर गया, किडनी का रोग था, बेचारा मर गया, है ना। बाद में सफलता मिली थी। अपने अनुवांशिकी हेडिंग डाल लो, कौन सी अनुवांशिकी पढ़ेंगे? अपने पढ़ेंगे मॉडर्न सबसे पहले, मतलब आधुनिक अनुवांशिकी पढ़ेंगे। आधुनिक अनुवांशिकी का मतलब बेटसन की चर्चा करेंगे, ताकि आप आधुनिक अनुवांशिकी जंतु जगत सीख जाओगे ना। जंतु जगत में क्या सीखना है? जीन, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, ये सीख गए तो आप मटर वाले प्रयोग भी पढ़ पाओगे। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, लिंग सहलता का नियम किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। वो सीखने के लिए आपको पहले जीन सीखना पड़ेगा। जीन सीख लेंगे, क्या सीखनी पड़ेगी? मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवांशिकी आपको सीखनी पड़ेगी। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप पॉइंट डालो। 4 टॉपिक आएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। वैसे इस टॉपिक को एलडीसी की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जैसे रीट का एग्जाम कहते हैं ना, रीट का दोगे एग्जाम, कोई मतलब आप नहीं दोगे, कोई देता है। तो साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, साइको को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। बैकबोन ऑफ रीढ़ कौन है? साइको है। कुछ भी पूछ लेता है। अब साइको कोई मैटर नहीं है, वो आपको घुमा फिरा के सामाजिक सिस्टम पूछता आपके दिमाग पे, और दिमाग में आपको सोचना है इस तथ्य में क्या करना है। अब साइको समझते हो साइको क्या होती है? जैसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं गाय दूध देती है। गाय दूध देती है क्या? निकालना पड़ता है। ऐसे कुछ सुने होंगे आपने सोशल मीडिया, मैंने भी सुने, है ना। तो हम कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना कहीं को पड़ता है। ऐसे कुछ तथ्य, इसको कहते हैं साइको, ये आते हैं इसके अंदर। तो मॉडर्न जेनेटिक्स क्या क्या पढ़ेंगे तो आप हेडिंग डाल लो। 1 नंबर पढ़ेंगे हम डीएनए। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आप नोट कर लो। डीएनए, आरएनए और जीन। उसके बाद क्रोमोसोम, इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं, हिंदी में आप कह लो गुणसूत्र। ये पढ़ने वाले हैं। ये चारों हमारे अंदर है, 4 ये बस। उसके बाद मटर वाला काम आ जाएगा। आप इसको सीख जाओगे तो आप मटर वाले क्रॉस भी करवाओगे। उससे आपको पूछेंगे बोना पौधा कौन सा है, लंबा पौधा कौन सा है, अशुद्ध लंबा कौन सा है, शुद्ध बोना कौन सा है। ये सारी चीजें वहां सीखोगे, पहले ये सीखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? 4 टॉपिक है। डीएनए पूरा टॉपिक है ना। अब देखो, अपने पढ़ना है डीएनए और आरएनए की चर्चा करें, जीन की, गुणसूत्र की। इसको पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है? आधुनिक अनुवांशिकी। इसके जनक या पिता कौन है?
बैटसन कब का है? 1905। तो 1 नंबर हेडिंग डाल लो, हमें एक अम्ल पढ़ना पड़ेगा तभी इसकी हम शुरुआत कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। न्यूक्लिक अम्ल। हमारी बॉडी के अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल। अब अम्ल बहुत प्रकार के हैं, मैंने आपको पढ़ाए भी थे, जो पुराने बैठे उनको लिखवाया था मैंने, है ना। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, याद करो मैंने आपको लिखाया था। नींबू के अंदर तो सिट्रिक अम्ल, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, घास फूस में बेंजोइक अम्ल, है ना। खट्टा दूध बोल दो, चिंटे के डंक में फॉर्मिक एसिड, सेब के अंदर मेलिक अम्ल है। ऐसे अम्ल पढ़ाए थे, है ना। गेहूं के अंदर ग्लूकोनिक अम्ल, गन्ने का रस तो ग्लाइकोनिक अम्ल, टमाटर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऐसे अम्ल पढ़ाए थे, याद करो। अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे एक अम्ल का नाम क्या है? एक अम्ल होता है न्यूक्लिक अम्ल। ये काम शुरू कहां से हुआ? यानी अगर मैं आज से 150 साल पहले की बात करूं ना, हम ये जानते थे कि आज सबको पता है कि हम निषेचन, सेक्स या संभोग करते हैं, सबको पता है डीएनए का ट्रांसफर होगा। कोई लफड़ा होता है तो कह देंगे डीएनए की जांच करके बता देंगे तेरे को, देख तू। सबको डर लगता है ना आज। पहले जानते ही नहीं थे हम डीएनए नाम की चीज होती है क्या, नहीं पता ही नहीं होता था। पुराने वाले जमाने में ना जो ये जनसंख्या वृद्धि की है बुजुर्गों ने, पता नहीं है कौन किसका है, पता ही नहीं होता, डीएनए जानते ही नहीं थे। बुजुर्ग खेत में रहते थे या फिर 6-6 महीने घर पे नहीं आते थे, है ना। सिस्टम अलग होता था। आजकल आप कुछ भी, हंसने वाली बात नहीं है प्राणियों, सही बता रहा हूं, ताकि भविष्य में आप ऐसी गलती ना करो। ये मेल फीमेल दोनों के लागू हो रहा है, ताकि भविष्य में आप ऐसी गलती ना करो। आज आप कोई गलती कर दो छोटी सी, इसका काम है। क्योंकि पुराने वाले टाइम में हम प्रोटीन को एक जटिल संरचना मानते थे। लोग ये मानते थे कि जो संभोग, सेक्स या निषेचन होता है ना, वो प्रोटीन से होता है, क्योंकि प्रोटीन की हमारे पास संरचना नहीं थी। प्रोटीन जटिल संरचना थी, तो हम प्रोटीन को हम अनुवांशिक पदार्थ मान लेते थे। जब प्रोटीन की संरचना का अध्ययन हुआ तब पता चला प्रोटीन तो बनाता आरएनए। फिर लोगों को लगा हम तो इसे ही भाग रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कौन किसका है। फिर आरएनए का निर्माण किससे होता है? डीएनए से। और जब से डीएनए की खोज हुई तब पता चला कि हाँ, कर्मकांड यहीं पे होते हैं। अब हम डीएनए के बारे में पता चल गया ना, तो स्पेशल साफ दिख जाता है। मैंने डीएनए पढ़ाया भी था, अभी पूरा पढ़ेंगे, इसमें अंगुली छाप तकनीक भी है। तो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है एक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल ये क्या चीज है? तो इसका इतिहास शुरू हुआ था 1869 से। अब आप सोच लो कितना टाइम हो गया। एक बंदा था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिश्र। अब आप इस पे हंस रहे हो, तो एक बात बताऊं, राजा महाराजा के टाइम में सेनापति भी होते थे, हवलदार भी रखते थे, वो होता ना। तो राजा महाराजा कौन सा डीएनए चेक करवाते थे। राजा महाराज युद्ध चलने चले गए, युद्ध कोई चल रहा है, वो 6-6 महीने घर पे नहीं आते थे। समझ रहे हो ना बात को? वहां पे कौन सा डीएनए चेक करवाते थे, कहते हैं वो इसका। अब हमें तो इतिहास में जो पढ़ाया जा रहा ना, वही पढ़ रहे हो, जो लिख दिया ना वही आप पढ़ रहे हो। आपके पास प्रूफ है क्या? साइंस प्रूफ देती है। आज आप कोई कांड कर दो, 9 महीने बाद प्रूफ मिलेगा, आप जाओगे जेल में, कोर्ट में फैसला होगा, गांव में फोटो आ सिरास्तांपत्रिक काम कि वो कांडिंग में क्रेड हुए। होता है ना, पहले होता क्या? नहीं होता था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था डीएनए आरएनए होता है। हम किसको मानते थे? प्रोटीन। तो अगर आपसे पूछे कि अनुवांशिकी में सबसे जटिल संरचना किसको माना जाता था, है नहीं था, प्रोटीन। हमें मानते थे कि प्रोटीन से ही बच्चा पैदा होता था, यूं मान लो आप, ऐसे धारणा थी पुराने जमाने में। अब आगे पढ़ेंगे सारी चीजों को। एक बंदा था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिश्र। यह बंदा आया 1869 के अंदर। इस बंदे ने क्या काम किया? इस बंदे ने कोशिका ली, और आपको पता है कोशिका के अंदर सेंटर पॉइंट होता है जिसका नाम होता है केंद्रक। इसने केंद्रक के अंदर, मैंने सी लिखा तो आप समझोगे कार्बनिक पदार्थ है। इसने कार्बनिक पदार्थ की खोज की जिसे फ्रेडरिक मिश्र ने नाम दिया न्यूक्लिन का। कब की बात है? पहले हम इसको कहते थे न्यूक्लिन। लंबे समय तक काम चलता गया, 5 साल गुजर गए, खोज नहीं पाए, लोग प्रोटीन के पीछे पड़े रहे। और ये बंदे माइंडेड थे, इन्होंने सोचा कि ऐसा होता नहीं है, प्रोटीन का काम ये नहीं है। खोजा। एक बंदा आया 1873 के अंदर,
जिसका नाम था अल्टमान। इस अल्टमान नाम के बंदे ने इस न्यूक्लिन को एक नया नाम दे दिया, न्यूक्लिक अम्ल। अब समय कौन सा है सोचो आप, बहुत पुराना टाइम है। अब 1869 में आप किसी मादा या नर को जाकर बोलो तेरी कोशिका चेक करनी है, देखेंगे किसका बच्चा पैदा हो रहा है, तो उस समय इंसान पढ़े लिखे थे नहीं, अगर थप्पड़ मार ला दिखा दो ना कोशिका सी, दिया नहीं। तो इन बंदों ने सोचा कि मनुष्य तो मानेंगे नहीं, इन्होंने काम किया पादप पर कि पौधों में चेक करते हैं पहले, फिर प्रूफ आएगा ना तो दिखा देंगे कि ये लो ऐसा होता है। तो एक काम हुआ था पादप की कोशिका पर। अब ये कोशिका बनाई मैंने आपको, और पादप की कोशिका का नाम है मवाद कोशिका, मवाद कोशिका। ऐसे इतिहास शुरू। कहने का मतलब क्या है, फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में पादपों की मवाद कोशिका के केंद्रक में कार्बनिक पदार्थ खोजा जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। तो उनको लगा हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं है ना उनमें एक अम्ल पाया जाता है। अब बॉडी में कोशिका तो लाखों हैं, हर कोशिका के, अब देखो आपको बचपन से आपने पढ़ा है, ये तो बताने वाली कोई बात है नहीं, वैसे आपको याद भी होगी, 9th 10th में पढ़े आप। कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, कोशिका में केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, पादप के तो लाइसोसोम होता है, ईआर जालिका होती है, पीआर जालिका होती है, ऐसे नाम पढ़े होंगे, बहुत चीजें हैं। केंद्रक के अंदर ये खोज लिया। अब खोज तो लिया, अब जो आज आप जिसको कहते हो ना डीएनए आरएनए, कि हमारे अंदर क्या डीएनए क्या करता है, माता पिता के लक्षण संतान में लेकर जाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है। इस न्यूक्लिक अम्ल के अंदर दो छोटे छोटे और अम्ल है, एक का नाम डीएनए, एक का नाम आरएनए। तो आपसे क्या पूछेंगे, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, कब की थी, न्यूक्लिक अम्ल का नामांकन किसने किया, अल्टमान ने। और न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस कोशिका में हुई, कायिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, मवाद कोशिका। ये इतिहास है। इसका 90% भाग तो हमारे अंदर डीएनए होता है, 10% होता है आरएनए। ऐसे बने थे डीएनए आरएनए। इतिहास पता चला, लिखो थ्योरी, हेडिंग डालो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल सामने लिखा हुआ है, 1 नंबर लिख लो खोजकर्ता, न्यूक्लिक अम्ल खोजा किसने था। उत्तर है फ्रेडरिक मिशर, बढ़िया बंदा था। ये नहीं होता तो आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या आपके पास टच मोबाइल भी नहीं होता। ये एक खास बात है, इसी की देन है, ये बहुत तगड़ा वैज्ञानिक था, बढ़िया मानते इस बंदे को, इसने बहुत कुछ तथ्य सुलझा दिए थे। अब सारे वैज्ञानिक बाहर के, इंडिया का एक ही बंदा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, क्योंकि भारत के लोग है ना अधिकतम क्या कर सकते, कुचर नहीं कर सकते, गोचा कर सकते हैं। बाहर के लोग मेहनत करते हैं, वो कुछ खोजते हैं। इसलिए आप देख लो कि साइंस के अंदर इंडिया के कितने के बंदे खोज करता आ रहे हैं। एक बंदा इंडिया में उभरा था सबसे पहले, जिसको मैं फादर मानता हूं साइंस का मेरे हिसाब से, वो कौन है, उससे पहले डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम। उस बंदे ने मेहनत की थी, इस वजह से साइंस का आयाम इंडिया में स्थापित हुआ था। ये जानते नहीं साइंस, हमारे वैसे पूर्वज थे जानवर को कच्चा फाड़ के खा जाते थे, डांगरी होता मतलब डंडा मांस को थे बन, ऐसे होते थे। अब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे ना, 25 वैज्ञानिक आएंगे, हरगोविंद खुराना को छोड़ करके ना एक भी बंदा इंडिया का नहीं है। हमारे वाले काम करते नहीं, कुचर नहीं करते, गोचा करते हैं, बस मैक्सिमम यही काम करते हैं, इसलिए है ही नहीं। अब आप देख लो जेनेटिक्स को बंदा आएगा इंडियन का, कोई नहीं है। बाहर के लोग मेहनत करते हैं। अब यहाँ पे बहुत महिलाएं भी आएगी, इसमें फ्रैंकलिन आएगी, बहुत महिलाएं आएगी कि पढ़ेंगे तो। हाँ भारत के थे, पर वो उससे उनसे पहले हैं, एपीजे अब्दुल कलाम से पहले आए के थे। वो आयाम स्थापित किया। साइकिल पे बंदे ने रॉकेट लेके जा, लोगों ने कहा अच्छा साइकिल में तो भेज देगी ऊपर, उसने कुछ सिस्टम जुगाड़ बना के भेजा। अब हमारे पास इंडिया के अंदर क्या पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है 37, उससे हम नासा प्रशिक्षण केंद्र आता है आपका बेंगलुरु थुम्बा, वहां से रॉकेट लॉन्च करते हैं। अब प्रथम प्रयास में 104 उपग्रह छोड़े थे, तो वो देन उसकी है, उसने जो दिया ना। तो कुछ लोग इंडिया के अंदर ऐसे भी है, सारे एक जैसे नहीं होते, उनसे उन लोगों को क्या मिली, प्रेरणा। तो लोगों ने कहा हम भी क्या करेंगे, चांद पे जाएंगे, हम भी मंगल ग्रह पे जाएंगे। तो लोगों ने प्रथम प्रयास में, इंडिया कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने किया, प्रथम प्रयास में 104 उपग्रह छोड़े थे। ये जो प्रयास मैं बता रहा हूं ना, ऐसा आपके पास जिसको आप कहते हो ना आज रशिया, रूस,
सोवियत संघ जिसको आप कहते हो उसके पास भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है। प्रथम प्रयास में 104 उपग्रह छोड़े थे, वो भारत का आज तक रिकॉर्ड बना हुआ है। हमारे वाले जुगाड़ी होते हैं, रॉकेट लॉन्च किया तो जितने उसमें जाने थे वो तो जाने ही थे, बार भी ऑक्सीजन लगा के टांग टांग कर ले गए। 104 उपग्रह छोड़ने का श्रेय आज तक 2023 तक भारत के पास ही, किसी नहीं छोड़े। पहले प्रयास में छोड़े थे, सारे सफल हुए। तो इंडिया में बंदे जुगाड़ी खतरनाक है, पर काम नहीं करते हैं। मेन बात ये, सक्सेस करता है वो, जो काम करेगा उसको सक्सेस मिलेगी भी। तो लिखो, आपको लिखना है न्यूक्लिक अम्ल की खोज करता कौन है। अब लिखो, न्यूक्लिक अम्ल का नामांकन किसने किया? अल्टमान नाम का वैज्ञानिक था। बाहर के लोग मेहनत करते हैं, हाँ, काम छोड़ते नहीं। ऐसा नहीं है, आजकल इंडिया, पहले अलग बात थी, आजकल इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत शाने लोग आ गए यहाँ पे। पर अपने जो भारत के अंदर तरक्की मिल गई ना, तो फिर अमेरिका के अंदर चले जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, न्यूज वगैरह हम पढ़ते हो ना आप, कि इसने एक वैज्ञानिक ने काम किया, मूल भारतीय है। मूल भारतीय का मतलब क्या होता है बताओ? भारत में थे, काम कर रहे थे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी, आप गोल्ड मेडल भी लेके जाओ ना, तो अपने नेता ही के भूगोल है, बना आपने ठाक होनी हुए कई बार कि बोलना क्या है, उनको पता नहीं लगता है कौन कुछ लेके आए। उनको वो जो रखे हुए हैं ना, वो बताते हैं कि ऐसा करके काम हो गया। फिर वो 2-3 बाद में आता है ना, वोट का टाइम आता है, तब वो मेडल पिला दियो, राज्य स्तरीय आ गयो। बाकी आपने नेता जितना ही सारा भूगोल है, टोटल ऐसा ही, अनपढ़ है। खास बात है ना। अब देखो, मैं कोई पॉलिटिकल तो बढ़ाऊं को नहीं, मोदी पर क्या बात करूं? मोदी आपकी जगह मैं बहुत थोड़ी हूं, वो आपको काम करे, मैं मेरा मन मतलब ही कौन। मोदी मेरे कण को दंड थोड़ी जाओ, छोड़ो उसको, काम की चीज पढ़ लो। नामांकन किसने किया? अल्टमान ने। ये आप अपने पॉलिटिकल चलेगी ना तब पूछना, क्योंकि मैं साइंस के हिसाब से बदलने लग जाऊं ना, तो तुम लोग कहोगे कि नास्तिक है ऐसे बोलोगे। अब लिखो, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस कोशिका में हुई? पर एक बात ध्यान रखना, आजकल क्या है, पेपर में इंग्लिश वाला नाम भी आने लग गया, पिछले से पिछले साल आया था ये। मवाद कोशिका का इंग्लिश में कहते हैं पस सेल, ठीक है, पस सेल। आप हिंदी में लिख सकते हो पस कोशिका, ये पौधों के अंदर होती है पस कोशिका। ये भी नाम आए ना तो एक ही बात है, मवाद कोशिका हिंदी में है और पस कोशिका इंग्लिश में। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस कोशिका में हुई? मवाद कोशिका या पस सेल बोल दो, पस कोशिका बोल दो। सेल और सेल से याद रखो साइटो, पीछे जोड़ दो लॉजी। एक क्वेश्चन और बन गया, कोशिका का अध्ययन करना क्या होता है? साइटोलॉजी। साइटो क्यों? साइटो मतलब सेल, सेल मतलब कोशिका, तो कोशिका का अध्ययन बन गया। अब ये भी पूछ लेते हैं आपसे कि न्यूक्लिक अम्ल कोशिका किस भाग में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, अंतःपरद्रव्य जालिका, ऐसे नाम आएंगे। तो कहां खोजा था उन्होंने? केंद्रक। ये तो इतिहास है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों के नाम याद रखना, जो वैज्ञानिक आ रहे हैं। अब ये न्यूक्लिक अम्ल नाम की समस्या क्या है? अब आप सोचो, अम्ल, अम्ल मतलब क्या होगा? स्वाद में खट्टा पदार्थ, स्वाद में खट्टे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। तो हमारी बॉडी की जितनी कोशिकाएं है ना, कायिक, उन सब में न्यूक्लिक अम्ल है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप बाल से लेकर के नाखून तक चले जाओ, हर कोशिका के अंदर न्यूक्लिक अम्ल है, हर में डीएनए है। इसलिए आपके बाल से भी आपका डीएनए निकाला जा सकता है। और आजकल तो अस्थि मज्जा बच गई ना, आप किसी मनुष्य को जला दो, जला दो, जल गई हड्डियां तो ठीक, या दबा दिया ना किसी मनुष्य को, दबा दो मिट्टी में, 10 साल पड़ा रही, उसकी हड्डियां निकाले, अगर एक भी अस्थि मज्जा का उसके अंदर मिल गया तो हड्डियां, कंकाल भी बता सकते हैं, ये डीएनए निकल कर बता सकता है ये बॉडी इसकी है। इतना विकसित हो गया साइंस आजकल। तो अब ये न्यूक्लिक अम्ल क्या समस्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल दो चीजों से मिलकर बनता है। पहले मोटा मोटा बताता हूं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल का एक भाग तो होता है डीएनए और एक भाग होता है आरएनए। अब कितना? 90% डीएनए है भाई। न्यूक्लिक अम्ल क्या? एक अम्ल है, खट्टा पदार्थ है, एक बड़ा अम्ल है। ये बड़ा अम्ल दो छोटे अम्लों से मिलकर बनता है। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल कहते हो। डीएनए एक अम्ली है। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, वो भी अम्ल है। मतलब ये दोनों छोटे अम्ल है ना, वो एक बड़े अम्ल से मिलकर बनते हैं। और 10% भाग है ना, वो है आरएनए। इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको।
पेपर में क्या पूछेंगे, डीएनए का निर्माण किस अम्ल से होता है, फास्फोरिक अम्ल से, सिट्रिक अम्ल से, न्यूक्लिक अम्ल से और बेंजोइक अम्ल से। डीएनए का निर्माण किस अम्ल से होता है, आरएनए का निर्माण। तो न्यूक्लिक अम्ल हमारी बॉडी में एक बड़ा अम्ल है। वो बड़ा अम्ल है ना, वो दो छोटे अम्लों से मिलकर बनता है। बड़ा अम्ल में मेन भाग है डीऑक्सी राइबो डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, अभी पढ़ेंगे। छोटा भाग है आरएनए। तो डीएनए का निर्माण किस अम्ल से होता है, आरएनए का निर्माण। अब इनके अंदर और अम्ल है, वो है फास्फोरिक अम्ल। तो क्वेश्चन में दिक्कत यहीं पे होती है। अगर आपसे पूछूं डीएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लोगों ने रट रखा है कि न्यूक्लिक अम्ल। ना, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर और अम्ल है, वो फास्फोरिक अम्ल है। तो 90% और 10% कितना हो गया। तो एक नंबर अपना टॉपिक बनता है, वो है डीएनए। सेकंड क्या पढ़ेंगे, फिर गुणसूत्र पढ़ेंगे, उसके अंदर जीन आ जाएगा। टॉपिक फिनिश। तो ये भाग बना लिए। अब एक नंबर पढ़ते, सबसे पहला पॉइंट डीएनए क्या होता है। उतार रहे हो ना साथ साथ, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना बीच में। हाँ, सारा बता दूंगा। डीएनए शुरू तो करने दो। डीएनए कोई छोटी चीज नहीं है, डीएनए बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा टॉपिक है अपने आप के अंदर, एक अध्याय है ये डीएनए। फिर वही बात मैं क्या कह रहा हूं, अभी डीएनए शुरू करने दो, सब बता दूंगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो, शांति रखो। की डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो, फिर हम एक नाम जोड़ेंगे, क्या, न्यूक्लिक अम्ल। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल से बनता है, तो वो तो जोड़ेंगे। जैसे आपके घर में मान लो आप कुछ काम नहीं करते हो, आप कोई काम नहीं करते हो, आपके घर में कोई अनजान रिश्तेदार आएगा, तो आपका नाम मान लो मुकेश, सुरेश, कुछ भी है, बोलेगा मुकेश को जानते हो, गांव के अड्डे पे पूछा मुकेश कौन है, बूढ़े वैसे मुकेश कौन है, तो आपके बाप का नाम लेंगे। फिर भी नहीं आया तो आपके दादा का नाम ले, अच्छा बंग हो गए, वो करे। अगर आप भी अपने क्षेत्र में इतना काम कर चुके हो, फिर आपको पहचान की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो ना। तो डीएनए खुद का नाम कोई है ही नहीं। तो डीएनए मानो लड़का है, नया नया उभरा है, पढ़ रहा है, कोई ऐसा कोई काम हो, कांड हो, घर पे जाके गांव में जब इंटर करते पूछेंगे तो कई लोगों को ध्यान होता ही नहीं है। अगर आपने जिंदगी में ऐसा कुछ किया है कि पूरा गांव आपको जानता है, तो स्पष्ट बताएंगे वो घर है। किया ही नहीं है तो आपके बाप का नाम पूछेंगे, फिर भी नहीं पता चला तो आपके दादा का नाम पूछेंगे, फिर बताएंगे बंगर भटसी है। समझ रहे हो ना। तो ऐसे डीएनए जो है ना, उसकी पहचान किस चीज से, डीएनए बनता किससे, न्यूक्लिक अम्ल से बनता कि नहीं बनता, तो पहचान भी उससे होगी। आपके साथ आपके बाप का नाम जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। ऐसे इसका बाप है वो कौन, न्यूक्लिक अम्ल। अब आपसे क्या क्या पूछेंगे डीएनए के बारे में। पहली चीज आपसे पूछेंगे कि ये कहां पर पाया जाता है, स्थिति। 2 नंबर आपको याद रखनी है, दिखता कैसा है, संरचना, और इसके घटक क्या क्या है, इसके खोजकर्ता कौन है, डीएनए किसने खोजा था। ये इंडिया के लिए फख्र की बात है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, इसके साथ में बंदा था कॉर्नबर्ग। इन दोनों ने मिलकर खोजा था। डीएनए की खोज भी उसी ने की, जीन की खोज भी उसी ने की। इंडिया के लिए एक ही बंदा था जिसने जेनेटिक्स या निषेचन के संबंध में ध्यान दिया था। बाकी निषेचन करने पे ध्यान देते हैं, है ना, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो बंदा बढ़िया था, उसने खोजा। आज जीन का खोजकर्ता कौन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मूल भारतीय है, बड़ा बंदा, बढ़िया, गया आउट ऑफ कंट्री, अब बैठा है वहां पे काम कर रहा है। अब तो क्या है, अब तो बैठा क्या, अब तो गुजर गया, घास होगी होने बने। तो पहले का बात बता रहा हूं, खोजकर्ता। अच्छा, मॉडल ये पूछेंगे तो क्या बात, सबसे पहली चीज आपसे पूछेंगे डीएनए स्थिति समझते हो, डीएनए कहां पाया जाता है। डीएनए हमारी बॉडी में है, बॉडी में क्या है, कोशिका, कोशिका में क्या है, केंद्रक है। तो बताओ न्यूक्लिक अम्ल कहां पाया जाता है, केंद्रक में। तो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर ही डीएनए है, तो डीएनए भी कहां है, केंद्रक में ही है, सिंपल सी बात। तो पूछेंगे डीएनए कोशिका किस भाग में पाया जाता है, केंद्रक में। दिखता कैसा है, डीएनए ऐसा होता है, यू बना लो कुछ, आप ऐसे मान लो, इसको आप ऐसे डबल कर लो, डबल हेलिकल कर लो, द्विकुंडलित ऐसा, इसको भी आप डबल कर लो, ऐसा होता है आपका डीएनए। अब डीएनए ये डायग्राम बनाएंगे बाद में, मैंने रफ बनाया,
पूरा डीएनए का डायग्राम बनाऊंगा। अभी आप यूं समझो, डीएनए दिखता कैसा है, जो लड़कियां चोटी बनाती है ना, इधर तो है क्या चोटी, नहीं है, गुत्त ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, बिल्कुल डेटो को वैसा डीएनए। या आपने घरों के अंदर घुमावदार सीढ़ियां देखी होगी, कोई बड़ा घर है किसी का, है ना, ऐसे घुमावदार, बिल्कुल डेटो कॉपी वैसा डीएनए होता है। या फिर आप यूं सोच लो कि जो अपनी सवियां निकालने वाली मशीन होती है ना, सही कड नाली, उसके नीचे कुंडलन बना होता है जी, हमारा सारा दावण का सारा बांध घेरिया आप, है ना, कर रहे हो ना, तो वो नीचे कुंडलन बना होता है, देखा होगा ऐसा 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 घुमावदार, वैसा डेटो कॉपी डीएनए है। ये भी आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहो, देखना चाहो, एक रबर आता है इरेजर, रफ करने वाला, 10 रुपए का बड़ा आता है, लंबा, इतना लंबा रबर होता है इरेजर। उस रबर को आप खींचो, उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज समझते हो, घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाया तो कुछ ऐसा घुमावदार कुंडलन बन जाता है। बिल्कुल डेटो कॉपी आपका वैसा होता है डीएनए। तो डीएनए कैसा है, एक कुंडलन ये, एक कुंडलन ये, कितने कुंडलन हुए, 2। हिंदी में बोलेंगे द्विकुंडलित। अब गुंडियां बन रही है, देखो नोड, ये नोड कहते हैं गुंडी को इंग्लिश में, ये गुंडी है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं नोड, कहते हैं नोड। तो द्विकुंडलित गुंडीनुमा बोल दो, या डबल हेलिकल नोड बोल दो। एक गुंडी ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, चलता जाएगा ऐसे आगे आगे, ऐसे ऐसे क्यों चलता जाएगा। आगे डायग्राम बनाएंगे। अभी आप याद रखोगे संरचना कैसी है, तो आपको याद रखना है द्वि, एक तो इसके अंदर 2 कुंडलन है, दिख रहे हैं ना, एक कुंडलन ये रहा, एक ये रहा। आगे बनाऊंगा डायग्राम, अभी आप सीधा याद रखो डीएनए की संरचना कैसी होती है। पेपर में क्वेश्चन आया था 2013 एलडीसी एग्जाम में पूछा गया, 2016 के एग्जाम में आया था कि जो मॉडल था वो दिया किसने था। ये दोनों क्वेश्चन आए, वाटसन और क्रिक ने। कब दिया था, 1953 में। तीनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। कर थारा भाग खुल जाएगा, घटू क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो द्विकुंडलित गुंडी नुमा, इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो लिख लो डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिकल मॉडल ना बोलो तो डबल हेलेक्स कह लो। हेलेक्स का मतलब क्या है, कुंडलन, डबल का मतलब क्या है, 2। तो द्विकुंडलित गुंडीनुमा या डबल हेलेक्स मॉडल, ये लिख सकते हो। इसको एक बार मैं हटा रहा हूं ताकि आपको साथ में जोड़ के पढ़ा दूं तो कि याद रहे। अब ये बात किसने बताई, पेपर में पूछते हैं, डीएनए की द्विकुंडलित गुंडीनुमा संरचना का मॉडल किसने दिया था। कौन ऐसे बंदे थे जिन्होंने बोला कि डीएनए भाई साहब ऐसा होता है, ऐसा द्विकुंडलित गुंडीनुमा। 2 बंदे थे, एक का नाम था वाटसन, एक का नाम था क्रिक। वाटसन तथा 2 बंदों ने बताया था। कब बताया, 1953 के अंदर। अगर भूल जाओ, क्रिकेट के अंदर एक क्रिकेटर है सिन वाटसन नाम का, है ना, क्रिकेट अगर खेलते हो देखते हो पता होगा, एक क्रिकेटर है वाटसन नाम का। तो वाटसन तो क्रिकेटर हो ही गया, अब वाटसन है किसमें, क्रिकेट में। क्रिकेट से क्रिक, क्रिकेट से क्रिक और वाटसन। तो वाटसन और क्रिक नामक 2 वैज्ञानिकों ने यह बात बताई कि डीएनए का मॉडल होता है ना, वो द्विकुंडलित गुंडीनुमा होता है। बहुत बड़ी बात थी। इस काम के लिए उस समय देखो 1953 की बात कर रहे हैं, आप यूं मान लो 1950, कितना टाइम हो गया अब तक के लिए, 170 साल, 73-75 हो गए, लगभग 200 साल पहले की बात है। उस समय की ऐतिहासिक खोज थी, ऐतिहासिक खोज थी, इसलिए इन बंदों को नोबेल पुरस्कार दिया गया कि वाह क्या काम किए बंदों ने। तो अब ऐसा नहीं है कि ये 2 ही बंदे थे। डीएनए की द्विकुंडलित गुंडीनुमा संरचना में वैज्ञानिक 3 थे, 2 तो आदमी थी। ये फ्रांस का है, फ्रांसीसी क्रिक कहते हैं, फ्रांस का है। वाटसन क्रिक तो था ही था, एक इनके साथ लेडीज भी थी जिनका नाम था फ्रैंकलिन। तो इस मॉडल के लिए इनको दिया गया नोबेल प्राइज, लिख लो नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। कब, 1962 में। पेपर में क्या पूछेंगे, डीएनए की द्विकुंडलित गुंडीनुमा संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, 1962 में दिया गया। अब वैज्ञानिक इसके साथ और भी था, उसको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, कारण है। नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया, वापस एरो बैक कर रहा हूं, इनको दिया गया। अब मॉडल में थे कौन कौन,
यहां पे अलग बताता हूं, एक तो था वाटसन, एक था फ्रांसीसी क्रिक, एक महिला थी जिसका नाम था फ्रैंकलिन। तीन वैज्ञानिकों ने डीएनए की द्विकुंडलित घुंडीनुमा संरचना खोजी थी। तो फिर आप सोचोगे सर आपने फ्रैंकलिन क्यों नहीं लिखवाया, फिर वाटसन क्रिक के साथ फ्रैंकलिन भी लिखवानी थी, नहीं लिखवाया। क्यों लिखवाया? फ्रैंकलिन जो थी, इसको मैं अलग से यहां पे लिख रहा हूं, इसको थी ओवेरी कैंसर, अंडाशय की कैंसर थी फ्रैंकलिन को। तो फ्रैंकलिन की 1960 से 61 के दौरान, डेट तो है नहीं कहीं भी इसलिए मैं बताऊंगा भी नहीं, 61 से पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। फ्रैंकलिन महिला जो थी उसको अंडाशय कैंसर थी, इसलिए फ्रैंकलिन की हो गई मृत्यु। तो फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप सबको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता। आप कितनी मर्जी बड़ी खोज कर दो, आप मर गए ना तो आपको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की बात है। अब नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं पता होगा आपको? जीके में पढ़ाया होगा सर ने, बताओ। नोबेल पुरस्कार किसको देते हैं ये बताओ? क्षेत्र तो होंगे, कला है, साहित्य है, विज्ञान है, वाणिज्य है, इस नाम पढ़ते हो ना। तो नोबेल पुरस्कार मिलता है, पर नोबेल पुरस्कार अगर आपने कोई बड़ी खोज कर दी आज, बहुत बड़ी, आज रात को आप मर गए तो आपको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये खास बात है नोबेल प्राइज की। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कभी भी प्रदान है, इसलिए फ्रैंकलिन को तो मिला नहीं। किसको मिला? अब आपसे पूछ लेंगे पेपर में अगर क्वेश्चन कि डीएनए की द्विकुंडलित घुंडीनुमा संरचना का ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? फ्रैंकलिन को नहीं किया गया। अब आपसे पूछे फ्रैंकलिन वैज्ञानिक जो थी वो किस रोग से पीड़ित थी? अंडाशय की कैंसर थी। अंडाशय को इंग्लिश में ओवेरी कहते हैं। मादा के अंदर अंडाशय होता है, हमारे अंदर होता है टेस्टिस, वृषण। तो हमारे अंदर वृषण कैंसर होती है, मादा के अंदर अंडाशय कैंसर। तो अंडाशय कैंसर से ग्रसित थी, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। एक क्वेश्चन और भी बनता है, नोबेल पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है ये बताओ? सीधा ही पूछ लेते हैं। एक बंदा है जिसका नाम है एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसको हटा देते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें एक और बंदी भी थी, कौन सी थी? फ्रैंकलिन। इसको नहीं दिया गया क्योंकि ये मर गई थी। तो नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? सीजन याद रखना, 1962। अब रही बात डीएनए की खोज करता। घटक सर नहीं, घटक बाद में पढ़ेंगे, ये तो मॉडल है। आपसे पूछ ले डीएनए की खोज किसने की थी, वो भी पढ़ना है ना। डीएनए की खोज में या तो आपको वैज्ञानिक मिलेगा कोर्नबर्ग, ये हमारे इंडिया का नहीं है, नाम ही ध्यान चल है, ठीक है ना, क्योंकि भारत में तो नाम ऐसे ही होते हैं, हरगोविंद, डूंगर राम, खुमाना राम, है ना, राम कुमार, दिनेश, रमेश, सुरेश, ऐसे नाम होते हैं। तो कोर्नबर्ग नाम का वैज्ञानिक था, ये नहीं आए तो याद रखना इंडिया का बंदा है, हरगोविंद खुराना। पूरा लिखना चाहो, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। मतलब डीएनए है ना, वापस सुनो, खोज नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं। डीएनए की खोज किसने की थी? कोर्नबर्ग या खुराना। जबकि डीएनए की द्विकुंडलित घुंडीनुमा संरचना का मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक। तो मतलब डीएनए के अंदर वैज्ञानिक 5 थे, कोर्नबर्ग, खुराना, वाटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन। तो ये 500 क्या काम करते थे? वाटसन, क्रिक और फ्रैंकलिन ने तो बताया कि द्विकुंडलित घुंडीनुमा है, जबकि डीएनए कोशिका के अंदर खोजा किसने था? हरगोविंद खुराना, या फिर क्या नाम आएगा? कोर्नबर्ग नाम आए। इतनी बात पता चली? उतार लो यहां तक, इसको हटा दूं? हाँ लिख लो। अब यहां लिख देता हूं, चलो घटक भी लिख देते हैं। डीएनए के अंदर होता है अम्ल, डीएनए के अंदर क्षार भी होता है, डीएनए के अंदर शर्करा भी होता है। पेपर में पूछ ले निम्न में से डीएनए के घटक क्या है? अम्ल भी है, क्षार भी है, शर्करा भी है। अम्ल मतलब खट्टा, क्षार मतलब कड़वा, शर्करा मतलब मीठा। तो डीएनए में खट्टा भी है, मीठा भी है,
कड़वा भी है। अब वो खट्टा, मीठा और कड़वा है कौन कौन से, उनके नाम भी याद रखने होंगे। तो ये हो गए डीएनए के घटक। अब काम भी पढ़ लो आप डीएनए के कार्य। डीएनए का काम क्या होता है? जो माता पिता है उनको आप कहोगे जनक। कल पढ़ाई थी मैंने, वंशागति बताया था, बस वो काम इसी का ही है। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का संचरण करना। माता पिता के लक्षण संतान के अंदर कौन लेकर जाता है? डीएनए। तो आपसे क्या पूछेंगे? जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का संचरण करने वाला आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए, जीन, गुणसूत्र। तो आपके माता पिता के लक्षण आप में ले आए हैं, वो कौन लेकर आया है? और इन लक्षणों को लेकर आना क्या कहलाता है? कल ही पढ़ाया था, आनुवांशिक के नहीं है प्राणियों, वंशागति बताया था। माता पिता के लक्षण संतान में जाना क्या कहलाता है? वंशागति। तो वंशागति को करवाता कौन है? डीएनए करवाता है। ये है डीएनए की मेन कुछ खास बातें। एक थोड़ी सी गहरी बात है, आपके लेवल की है नहीं, पर फिर भी बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि डीएनए द्विकुंडलित होता है, डीएनए ऐसा भी होता है, वृत्ताकार सर्कुलर डीएनए होता है। पर डीएनए पाया कहां जाता है? केंद्रक में है। तो केंद्र के अलावा और नहीं हो सकता? हो सकता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य में भी डीएनए हो सकता है। इसलिए आपके बालों से भी डीएनए की जांच होती है। अब बाल के अंदर क्या है? मृत कोशिका है। तो यहां पे कौन सा केंद्रक है? यहां पे कोशिका द्रव्य है क्या? फिर भी बाल से डीएनए की जांच होती है? क्यों होती है? डीएनए मेन तो बॉडी में, शरीर की हर कोशिका में है। कहीं से भी, आपके पैर से आपका डीएनए निकल सकता है, अंगूठे से, अंगुलियों से, कहीं से भी, मुख से निकल सकता है। पर वो डीएनए जो होगा ना, वो कैसा होगा? द्विकुंडलित ही होगा। पर अगर आपसे पूछे अपवाद, ये भी बात ध्यान रखना। इतना लिख लिया? चलो पॉइंट बनाओ, लिख ही लो फिर। डीएनए की संरचना का अपवाद, डीएनए की संरचना का अपवाद। कोई डाउट हो बीच में बोल देना, पूछ लेना। पुराने वाले बैठे हो, साथ साथ पढ़ते रहो। और अभी बराबर चल रहा है, कोई क्वेश्चन छूट रहा हो तो बता देना। बाकी इससे गहराई से आपसे नहीं पूछेंगे, आएगा ही नहीं, चांस ही नहीं है। आप क्या लिखोगे? संरचना का अपवाद। अपवाद क्या है? अपवाद ये है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात कोई बताएगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात, अरे कोशिका का बिजली घर, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह, पावर हाउस किसको कहते हैं? पेपर में क्वेश्चन आता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। बिजली घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। शक्ति ग्रह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब समझ रहे हो? आप जो खाना खाओगे ना, उसमें जो ग्लूकोज होगी ना, उससे 38 एटीपी बनते हैं। 38 एटीपी बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसमें से 20 से 24 अणु अकेला माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। आपने खाना खाया ना, उसको तोड़ता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया ही तोड़ता है। इसलिए कहते हैं इसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह, बिजली घर, शक्ति ग्रह या फिर पावर हाउस कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये ऐसे कोशिका है, सपोज करो इसे कोशिका। ये हो गया केंद्रक। इसके चारों तरफ एक द्रव पदार्थ है, और केंद्रक के चारों तरफ बिखरा हुआ द्रव पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। केंद्रक के चारों ओर कोशिका में बिखरा हुआ कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में कहता है साइटोप्लाज्म। अब बाकी केंद्रक के अलावा और चीजें हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ऐसे राइबोसोम आ गया, ये लाइसोसोम आ गया, ये ER जालिका हो गई, ये PR जालिका, ऐसे बहुत चीजें हैं। तो केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य है,
जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसके अंदर भी डीएनए होता है, पर फर्क है वो द्विकुंडलित नहीं होता, वो होता है ऐसा सर्कुलर वृत्ताकार डीएनए। तो संरचना का अपवाद क्या है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया और आप लिख लो कोशिका द्रव्य। अगर पादप की बात करूं तो लिख लेना हरित लवक। पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो पढ़ते हो ना क्लोरोफिल, तो हरित लवक है वो। जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन ना, वो हरित लवक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य हरित लवक में भी दूसरे मार्कर में डाल लो यार, बढ़िया नहीं छोड़, में भी डीएनए उपस्थित, बढ़िया टॉपिक है, आराम से पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपस्थित हो सकता है। लंबा चलेगा ये, बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए टाइम लगेगा इसमें। उपस्थित हो सकता है, क्या बोला मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य हरित लवक में भी डीएनए उपस्थित हो सकता है। हो सकता है का मतलब जरूरी नहीं है कि हो गए होगा, हो सकता है, पर खास बात है क्या, यह डीएनए है ना वो द्विकुंडलित नहीं होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि डीएनए कोशिका किस भाग में पाया जाता है, तो आप ये मत कह देना कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ना, केंद्रक में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे वृत्ताकार डीएनए किस कोशिकांग में, कोशिका का भाग है ना, तो कोशिका का अंग तो बोलते कोशिकांग। वृत्ताकार डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है, आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं तो कोशिका द्रव्य, नहीं तो हरित लवक। या यूं पूछ लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए कैसा होता है, तो वहां द्विकुंडलित नहीं बोलना है, वहां क्या बोलना है, सीधा पूछे डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो आप ये नहीं बोलोगे वृत्ताकार होती है, आप क्या बोलोगे कि द्विकुंडलित होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित। कहां पाया जाता है, केंद्रक में। अगर वो पॉइंट बनाकर पूछे कि वृत्ताकार डीएनए कहां होता है, तो इनका नाम आएगा, वरना सिर्फ केंद्रक ही। ये अपवाद है, ठीक है, तो हो सकता है अपवाद से क्वेश्चन बन जाए। उतार लिया इतना, उतार लो, उतारते रहो साथ साथ। अब डीएनए के घटक है, डीएनए के अंदर क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। चलो इतना उतार लो, ये तो सामान्य जानकारी थी डीएनए के बारे में। 5 वैज्ञानिक डीएनए संबंधित है, कौन कौन से, सबसे पहला वाटसन, क्रिक, लुगाई कौन सी, फ्रैंकलिन, और कौन सा, कॉर्नबर्ग, और कौन सा। डीएनए की खोज किसने की, या तो कॉर्नबर्ग, नहीं मिला तो हरगोविंद। और डीएनए की संरचना किसने दी, वाटसन और क्रिक ने। कब दी थी, नोबेल प्राइज कब मिला, किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि डीएनए के अंदर घटक बताया था ना मैंने, कि डीएनए में अम्ल भी है, क्षार भी है, लवण भी है, वो कौन कौन से, फिर बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। जय हिंद।